आप सब जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग के बाद जिस कालखंड का आगमन होता है उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? छायावाद। ठीक है, छायावाद की समय सीमा है वर्ष 1918 से 1936। छायावाद शब्द आते ही आपके मन में हो सकता है एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अभी तक हमने भारतेंदु युग सुना, द्विवेदी युग सुना, पर ये नाम किसी व्यक्ति के नाम पे क्यों नहीं है? यह नाम छायावाद, छाया से क्या मतलब है? तो ये जो शब्द है छायावाद, इसकी व्याख्या को लेकर विद्वानों में अलग अलग राय है, अलग अलग विचार हैं उनके। लेकिन जहाँ तक छायावाद शब्द के प्रयोग की बात आती है तो सबसे पहले 1920 ईस्वी में मुकुटधर पांडेय ने जबलपुर से प्रकाशित एक पत्रिका श्री शारदा में एक निबंध लिखा था और निबंध का शीर्षक था हिंदी में छायावाद। ठीक है, और उस निबंध में उन्होंने छायावाद की 5 विशेषताएं बताई थी, जिन विशेषताओं की अभी हम चर्चा भी करेंगे और उन विशेषताओं के आधार पर भी हम छायावाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो मुकुटधर पांडेय ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से एक निबंध लिखा था और वहीं से यह शब्द प्रयोग में आया। तो इस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि हिंदी में छायावाद शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता हैं उनका नाम क्या था? मुकुटधर पांडेय। मुकुटधर पांडेय ने छायावाद की 5 विशिष्टताओं का उल्लेख किया। तो ये जो 5 विशेषताएं उन्होंने बताई उसमें से पहली विशेषता थी वह थी वैयक्तिकता। वैयक्तिकता से मतलब है निजी अनुभूति, एक व्यक्ति की अपनी सोच, अपना विचार, वह चीजों को, घटनाओं को कैसे देखता है। तो पहली विशेषता उन्होंने बताई छायावाद की वह थी वैयक्तिकता। दूसरी थी स्वातंत्र चेतना। आप देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद से ही जब पूरा हुकूमत अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है और धीरे धीरे जब उनका चरित्र हमारे सामने आने लगता है तो धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष भारतीय समाज में तेज होने लगती है। कई तरह के आंदोलन होने लगते हैं। नवजागरण के प्रभाव स्वरूप भी सबके अंदर एक चेतना आती है कि देश की जो बदहाली है उस बदहाली का बड़ा कारण यह है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का क्या है? शासन है। तो स्वतंत्र होने की जो भावना है वह भावना भी धीरे धीरे लोगों के मन में क्या होने लगती है? प्रबल होने लगती है। दूसरी विशेषता उन्होंने स्वतंत्र चेतना बताई। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई रहस्यवादिता। उनका यह कहना था कि छायावादी कवियों की जो कविताएं हैं उनमें एक खास किस्म का रहस्य देखने को मिलता है। रहस्य से मतलब है कि चीजें साफ साफ प्रकट नहीं हो पाती हैं। हम छायावाद की प्रवृत्ति के दौरान इस रहस्यवादिता को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और आगे की बातचीत में भी ये बातचीत आएगी। अभी मैं बहुत अत्यंत संक्षेप में सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुकुटधर पांडेय ने जिन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया वो मोटे तौर पे वो विशेषताएं क्या थी। ठीक है, और चौथी विशेषता उन्होंने बताई शैलीगत विशेषता, यानी कि स्टाइल, कि किस तरह से कविता लिखी जा रही थी, भाषा सौंदर्य या शिल्प क्या था, किस तरह के अलंकार प्रयोग किए जा रहे थे। ठीक है, किस तरह के बिंब और प्रतीकों की योजना हो रही थी, किस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे थे। तो चौथी बात उन्होंने शैलीगत विशेषता को लेकर बताई। और 5वीं बात उन्होंने कही कि अस्पष्टता। उनका यह कहना था कि छायावाद के बहुत सारे कवियों में, छायावाद के दौर की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें बहुत कुछ अस्पष्ट है, पाठक को ठीक से समझ में नहीं आता है कि कवि जो भाव प्रस्तुत कर रहा है या कवि की जो संवेदना है वह किन धरातलों से उठ करके खड़ी हुई है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, प्रसाद की एक बड़ी अच्छी कविता है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब सवाल ये उठता है कि यह नाविक कौन है? कवि का मन, ईश्वर या समय का भाव? किसे माना जाए कि यह नाविक कौन है? तो ऐसे बहुत सारे दृश्य आपको इस दौर की कविताओं में देखने को मिलेंगे जिसमें ऐसा लगता है कि एकदम से स्पष्ट नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ बात नहीं आई है। उसे आप बौद्धिकता भी कह सकते हैं या कवि की अपनी निजी गहरी अनुभूति को भी आप मान सकते हैं कि वह निजी गहरी अनुभूति इतनी गहरी है, भाव प्रवण है
कि चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही। तो उन्होंने इन 5 विशेषताओं के आधार पर छायावाद की क्या की, व्याख्या की और छायावाद शब्द का पहला प्रयोग उन्होंने किया। आगे चलकर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से छायावाद की परिभाषा प्रकट की, उसकी व्याख्या की। इसके बारे में भी हम आज की क्लास में समझेंगे। लेकिन वास्तव में छायावाद क्या है, छायावाद कैसे आया, या छायावाद जो कविता की जो प्रवृत्ति है आधुनिक काल की, उसे हम ठीक से अगर सामान्य अर्थ में अगर समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। ठीक इसके पहले का जो युग है वह युग कौन सा है, द्विवेदी युग। ठीक है, आप देखें कि द्विवेदी युग की जो कविता थी, उस कविता की पृष्ठभूमि में ही छायावाद के आगमन की एक रूपरेखा आपको दिखाई देगी। द्विवेदी युग की जो कविता थी उसमें आप देखेंगे, उस पर हम काफी विस्तार से बातचीत भी कर चुके हैं। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूं। द्विवेदी युगीन कविता की जो प्रवृत्ति थी उसमें क्या थी, विषयों की विविधता थी, विषयों की भरमार थी, इतिवृत्तात्मकता थी, यानी कि एक ही विषय को बार बार क्या किया जा रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था। और कविता की जो मूल भावभूमि थी वह क्या थी, सुधारवादी थी या उपदेश मूलक थी, कि लोगों को उपदेश दिया जाए और सामाजिक सुधारों पर बल दिया जाए। ठीक है, यानी कि नैतिकता प्रधान कविताएं थी या आदर्श प्रधान कविताएं थी। हालांकि इस नैतिकता और आदर्शवादिता के कारण से वो कविताएं अपने दौर में बहुत लोकप्रिय भी हुई, लेकिन एक रूपता थी उस दौर की कविताओं में, एक ही तरह के भावबोध प्रस्तावित हो रहे थे कविताओं में। समाज की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का चित्रण किया जा रहा था अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से। तो विषयों की विविधता थी, ठीक है, लेकिन वो विषय क्या थे, सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए विषय थे या फिर सुधार के लिए प्रस्ताव करने वाले विषय थे, नैतिक आचरण पर देने वाले विषय थे। तो कविता में एक रूपता आ गई थी, नवीनता या सरसता नजर नहीं आ रही थी। उसमें व्यक्ति की जो निजी अनुभूति है, व्यक्ति की निजी अनुभूति कहीं ना कहीं दब गई थी या उसका प्रभाव उतना दिख नहीं रहा था। कवि का उद्देश्य सिर्फ जो प्राचीन आख्यान थे उन आख्यानों को चुनना, उन कथाओं को आधार बनाना और उस आधार पर कविता लिख देना हुआ करता था। तो एक जो ऊब कह लीजिए या एक जो रिएक्शन कह लीजिए, उस रिएक्शन ने भी एक माहौल तैयार किया छायावाद की कविता के आने में। कैसे, आप देख रहे हैं कि अभी मुकुटधर पांडे की बात हमने की, उसमें क्या कहा, पहली ही बात आ रही है व्यक्तिगत चेतना, वैयक्तिकता। कवि अपनी निजी अनुभूतियों को क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कल्पना है, रहस्य है, प्रेम है, सौंदर्य है, छायावाद के दौर की कविताओं में, जो कि द्विवेदी युग की कविताओं में बहुत कम या नहीं के बराबर देखने को मिलता है। तो एक जो प्रतिक्रिया थी द्विवेदी युग की कविता के बरक्स, वह कारण था छायावाद के आगमन के पीछे। और दूसरा, छायावाद को हम द्विवेदी युगीन कविता का विकास भी कह सकते हैं। विकास इस अर्थ में, सांस्कृतिक जागरण के अर्थ में और स्वातंत्र चेतना के अर्थ में। आप सब जानते हैं कि भारतेंदु युग, अर्थात वैसे तो नवजागरण की प्रक्रिया के दौरान ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई थी, लेकिन आप देखें कि भारतेंदु युग में जो सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण या राष्ट्र की अस्मिता का भावबोध जगाने का जो प्रयास भारतेंदु युग के कवियों द्वारा किया जा रहा था, उसको और गति कब मिली, द्विवेदी युग में मिली कि नहीं मिली। और उसको और अधिक गति मिली कहां, छायावाद के दौर में। आप इसे ठीक ऐसे समझें कि आप किसी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, कार चला रहे हैं, तो अचानक ही आप चौथी गियर में तो नहीं चले जाएंगे। पहले गाड़ी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, गाड़ी को ठीक से रनवे पे ले जाएंगे, और गाड़ी जब चलने लगेगी तो धीरे धीरे गियर 1, गियर 2, गियर 3, है ना, गियर 3, और फिर स्पीड आप देते चले जाएंगे। जो देश का सामाजिक स्वरूप था अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई का और सांस्कृतिक जागरण का, उसको धीरे धीरे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद धीरे धीरे क्या कर रहा था, गियर दे रहा था, पुशअप कर रहा था। जैसे गाड़ी क्या कर रही थी, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। तो जो सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीय अस्मिता के भाव को जगाने का प्रयास द्विवेदी युग में किया गया, उसे और अधिक गति छायावाद के दौर के कवियों ने दी। छायावाद के दौर के कवियों ने इस गति को यह गति तो प्रदान की ही। इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने अपनी जो निजी अनुभूति थी
कल्पना थी, सौंदर्य था, प्रेम था, उसको खुलकर अभिव्यक्त किया और लोगों में जीवन के प्रति एक राग रंग जगाने का प्रयास किया, सौंदर्य की भावना को उनके भीतर अनुप्राणित करने का प्रयास किया। क्योंकि ठीक है, उपदेश अच्छी बात है, जगाना अच्छी बात है, लेकिन किसी को आप जागृत करते रहें तो उसको जागृत करने का सबसे अच्छा और खूबसूरत तरीका यह है कि उसको जीवन के प्रति प्रेम हो, अनुराग हो, सौंदर्य हो। हमें जीना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जीने से हमें मोहब्बत है, हम जीते हुए खुश होते हैं। हमें हमारी जिंदगी में क्या है? खुशियां हैं, तभी तो हमें जीने अच्छा लगता है। कोई मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि जीवन सबको क्या है? प्यारा है। तो जीवन के प्रति प्यार जगाना, आसक्ति जगाना, अनुराग जगाना, और ये अनुराग जगाते हुए लोगों के मन में राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का भाव भरना और स्वतंत्रता की चेतना भरना, यह प्रयास किया छायावाद के कवियों ने। इस अर्थ में यह द्विवेदी युगीन कवियों से अलग थे, क्योंकि वहां प्रेम, सौंदर्य और निजी अनुभूतियों की बात नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ क्या था? उपदेश था और अपने समय की समस्याओं का क्या था? चित्रण था। लेकिन यहां अपने समय की समस्याओं का चित्रण भी है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का भाव भी है, लेकिन मनुष्य के मन में जीवन के प्रति प्रेम जगाने का भी भाव है, कोमलता स्थापित करने का भी भाव है। इसलिए छायावादी दौर की जो कवि हैं, ठीक है, वह अपने पूर्ववर्ती कवियों से क्या है? अलग है। तो सौंदर्य और प्रेम के साथ, प्रकृति के मानवीकरण के साथ छायावाद के कवियों ने एक विराट चेतना प्रस्तावित की, एक विराट भावभूमि कविता की प्रस्तावित की, और उस प्रस्तावना में कोमल भावों की अभिव्यक्ति थी, सौंदर्य था, प्रेम था, राष्ट्रीय जागरण की अनुभूति थी, नारी के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण था, समाज की सच्चाई का वर्णन था। इन तमाम सारे विविध विषयों को लेकर के एक नई काव्य धारा जो प्रस्तावित हुई द्विवेदी युग के बाद, उसे हम समुचित रूप में क्या कह सकते हैं? छायावाद कह सकते हैं। आगे बात समझ में स्पष्ट है? जहां तक छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवियों की बात है, तो 4 प्रमुख कवि छायावाद के माने जाते हैं, जिन्हें हम छायावाद का स्तंभ कह सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि छायावादी कविता की जो पूरी मीनार है या जो पूरी इमारत है, आप एक तरह से कह लें, इन 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। और ये 4 कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों को हम, ठीक है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि के रूप में जानते हैं। और प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद का वृहत्त्रयी कहा जाता है। वृहत्त्रयी से मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, ठीक है, सुमित्रानंद पंत को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश। यानी कि ये इतने प्रभावशाली कवि थे। अन्य लोगों ने भी की इस दौर में कविताएं, लेकिन इन चारों का जो साहित्य आकाश है और रचना का जो विस्तृत फलक है, वो बहुत ही अद्भुत है, निराला है, विविधताएं हैं, और छायावाद की सारी प्रवृत्तियां इन चारों कवियों की कविताओं में देखने को मिलती हैं। ये चारों कवि अत्यंत प्रतिभाशाली थे और बहुत लिखा, ठीक है। तो मूलतः छायावाद का जो सारी प्रवृत्तियां हैं या छायावाद का जो पूरा एक इंटेंस है, वह इन 4 कवियों में देखने को मिलता है। छायावादी कवियों की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वह कवि अपने आसपास की वस्तुओं को और घटनाओं को एक नए तरीके से देखता है, एक विलक्षण निगाह से देखता है। और इस कारण से, जैसे कि अभी प्रारंभ में बात हुई थी रहस्यवाद की, तो रहस्यवादी भावनाएं भी क्या होती है, कई बार प्रकट हो जाती हैं या देखने को मिलती हैं। आप इन चारों कवियों की कविताओं को देखेंगे या इस दौर के अन्य कवियों की कविताओं को भी आप देखेंगे, तो इस दौर की कविताओं में चीजों को, घटनाओं को, स्थितियों को देखने का अपना एक खूबसूरत अंदाज है, अपनी एक अलग ढंग की सादगी है, अलग ढंग की एक खूबसूरती है, विलक्षण निगाह है, ठीक है। वो कवि अपने आसपास की हर एक घटना को बहुत सूक्ष्म तरीके से देखता है, गहराई में जाकर के देखना चाहता है, इसलिए वह प्रश्न खड़ा करता है, ठीक है। वह सब कुछ, ये जो विराट सत्ता है या जो विराट अस्तित्व है, उसके बारे में लगभग वह सब कुछ जानना चाहता है और एक गहरी जिज्ञासा रखता है। इस कारण से बहुत से आलोचक और विद्वानों ने छायावाद को रहस्यवाद भी कह दिया, क्योंकि इस दौर की कविताओं में बहुत सारी रहस्य वाली भावनाएं भी देखने को मिलती हैं। अब महादेवी वर्मा कहती हैं, तोड़ दो वह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। उनकी एक पंक्ति है, जो क्षितिज हमें दिखाई देता है, तो
लिखा उन्होंने कि उस क्षितिज को तोड़ो, मैं देखना चाहती हूं कि उस ओर क्या है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, सुबह सुबह जब प्रातः काल का समय होता है तो उस दृश्य को देखकर पंत कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहां कहां हे बाल विहंगिनी, गाया तूने यह गाना। कि प्रातः काल होते ही जैसे चिड़िया चहचहाने लगती है तो कवि प्रश्न करता है कि तुमने कैसे पहचान लिया कि प्रथम रश्मि का आगमन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दृश्यबिंब आपको मिल जाएंगे जहां पे कवि ये जो सत्ता है, विराट सत्ता है, उस सत्ता के जो तमाम सारे रहस्य हैं उन रहस्यों को वह जानना चाहता है, खोलना चाहता है। इस कारण से इसको छायावाद की कविता को रहस्यवाद भी कह दिया गया। शुक्ल ने भी इसे रहस्यवाद की तरफ संकेत किया है। कुछ आलोचकों ने इसे रोमांटिसिज्म की कविता कह दिया और उसका हिंदी अनुवाद स्वच्छंदतावाद भी किया गया। तो अलग अलग तरह के नामों से बुलाया गया, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें, वास्तव में अगर आप छायावाद की कविता को आप देखें तो छायावाद की कविता द्विवेदी युग की कविता की प्रतिक्रिया के स्वरूप पैदा हुई एक ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के मन के कोमल भावों की अभिव्यक्ति करती है, प्रेम की अभिव्यक्ति करती है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती है, प्रकृति और विराट सत्ता के तमाम सारे रूपों की अभिव्यक्ति तो करती ही है, लेकिन मूल रूप से यह कविता विदेशी पराधीनता से लड़ने के लिए समाज को जागरूक करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां हैं उन रूढ़ियों को समाप्त करने या उन रूढ़ियों से संघर्ष करने की ताकत समाज और जनता को देती है। तो अंतर क्या है द्विवेदी युग और इस दौर की कविता में कि वहां सिर्फ उपदेश था, यहाँ जीवन के प्रति राग भी है, रंग भी है, प्रेम भी है, सौंदर्य भी है और उसके साथ साथ मनुष्य को सामाजिक रूढ़ियों से जगाने का प्रयास है, चाहे वह धार्मिक रूढ़ियां हो, ठीक है ना, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव हो, ठीक है, असमानता की बात हो, इससे जगाने का प्रयास हो, या फिर विदेशी हुकूमत की जो क्रूर सच्चाई है उसके प्रति जागरूक करने का भाव इस दौर की कविताओं में देखने को मिलता है। इस तरह से आप एक समूल रूप में छायावाद की कविता को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि द्विवेदी युग के बाद हिंदी कविता के इतिहास में जिस काव्य आंदोलन का आगमन हुआ वह काव्य आंदोलन कवियों की व्यक्तिगत और निजी अनुभूति के साथ साथ, ठीक है, समाज में सौंदर्य बोध और जीवन के प्रति राग जगाने का प्रयास कर रहा है। शब्दों में नए कोमल अर्थ भरे जा रहे हैं और साथ ही साथ सामाजिक रूढ़ियों से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और विदेशी सत्ता से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये छायावाद की कविता का मूल मिजाज हो गया। अब हम जान लेते हैं कि छायावाद के संबंध में विद्वानों की क्या राय है और छायावाद क्यों आया, उस उदय की परिस्थिति को जान लेंगे और इस पूरे मूल विषय पर हमारी एक बेहतर समझ बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले छायावाद की जो परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से दी है। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, उसको मैं यहाँ रखना चाहूंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है यह मुझे समझ में नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। मैं प्रारंभ में आपको बता चुका हूं कि इस नाम को लेकर एक भूल भुलैया सा है, अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग विचार दिए हैं विद्वानों ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि शायद उनका मतलब यह है कि कविता के भावों की छाया कहीं और जाकर के पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। ठीक है ना, कि जो कवि का जो भाव है, ठीक है, वह भाव शब्दों की छाया में जाकर के क्या हो जा रहा है, समा जा रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए शायद छायावाद नाम दिया गया। आगे बात समझ में? दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान, उनके बगैर तो काम बनता नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो बहुत समझदार हैं आप, पहले ही समझ जाते हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। उन्होंने कहा एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से यानी कि कविता की जो भावभूमि है उससे, जहां की वह रहस्यवाद देखते हैं। ठीक है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंब बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में
अनेक प्रकार से कविता लिखता है या व्यंजना करता है। ठीक है, एक तो यह कहा कि अज्ञात सत्ता, ठीक है, या जो विराट सृष्टि का जो रूप है उसके प्रति जो रहस्य भाव प्रकट हुआ है कवियों का, एक तो वह उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने कही, शुरू में उन्होंने कह दिया था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने कही शैली के अर्थ में, जो स्टाइल था कविता का लिखने का, जो तौर तरीका था, उसके अर्थ में कि छायावादी दौर के कवियों ने अपनी एक अलग शैली अपनाई कविता लिखने का। तो दूसरे अर्थ में उन्होंने कहा कि छायावाद का दूसरा अर्थ शैली के संदर्भ में। ठीक है, इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र की भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और मजेदार है परिभाषा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसका सामान्य अर्थ होता है मोटा, ठीक है, और सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत गहराई से करीने से देखना। तो उन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति, इसके प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, अब इस भाव को अगर हमें समझना है तो हमें यह देखना है कि उनका यह जो तर्क था वह दो स्तरों पे हम देख सकते हैं। पहला स्तर भाव के स्तर पे। भाव के स्तर पे क्या कि द्विवेदी युग की जो कविता थी वह क्या थी, वर्णन प्रधान थी, उपदेश मूलक कविता थी। ठीक है, वही उस कविता की मूल भावभूमि थी। छायावाद में कल्पना आती है, सौंदर्य आता है, प्रेम का भाव आता है, कवि की जिज्ञासा आती है, रहस्यवादिता आती है। तो पहला विद्रोह भाव के स्तर पे, जो सिर्फ वर्णन था, सिर्फ उपदेश था, सिर्फ आदर्श था, उसके प्रति विद्रोह किसका है, मनुष्य की निजी अनुभूतियों का विद्रोह है। छायावादी दौर का कवि व्यक्ति की स्वतंत्रता को और व्यक्ति की निजी अनुभूतियों को जगह देता है। तो पहला विद्रोह भाव के स्तर पे और दूसरा विद्रोह शैली के स्तर पे, ठीक है ना, लेखन के स्तर पे। द्विवेदी युग के कवि क्या थे, प्राचीन आख्यान जो थे उन आख्यानों के विषयों को लेते थे और क्या करते थे, कविता रच देते थे। छायावादी दौर के कवियों ने, निराला ने भी मुक्त छंद अपनाया। प्रसाद की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी, पंत अलग तरीके से लिख रहे थे। तो दूसरा जो विद्रोह था वह भाषा का विद्रोह था। यहां जो वर्णन प्रधान या इतिवृत्तात्मक भाषा थी, जिसमें कि क्या थी, अभिधा मूलक चीजें थी, सीधे सीधे सपाट बयानी थी कविता में। छायावादी दौर का कवि अपने अंदर की आंतरिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए बिंबों का सहारा लेता है, प्रतीकों का सहारा लेता है, अपनी शैली अपनाता है। तो दूसरा जो विद्रोह था वह क्या था, शैली का विद्रोह था। तो उनका यह कहना था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या विद्रोह है, समझ में आ गई बात? आगे बात ना, परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है छायावाद के संबंध में। तो ये तो आप बता देंगे कि डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन आप कहीं किसी इंटरव्यू में जाएंगे, साक्षात्कार देने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्या है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तब आप इस बात को बताएंगे। या परीक्षा में लिखते हुए भी आप इसकी व्याख्या कर सकेंगे, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है। स्थूल मतलब मोटे तौर पे, और सूक्ष्म मतलब गहरा, ठीक है ना, विशिष्ट, अंदर तक प्रवेश किया होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और इस संबंध में अंतिम परिभाषा डॉक्टर नामवर सिंह की मैं कोट करना चाहूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और छायावाद के एकदम पूरे मिजाज को, पूरे कंटेंट को बहुत गहराई से उन्होंने अपनी इस व्याख्या में प्रस्तुत किया है। ठीक है, नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। दो पंक्तियों में बहुत गहरी बात कह दी कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की कलात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से, पुरानी रूढ़ियां कौन सी, जो धर्म के आधार पे जो रूढ़ियां थी, सामाजिक रूढ़ियां थी, जातिगत भिन्नताएं थी, इत्यादि इत्यादि। आप सब जान रहे हैं कि नवजागरण में इसका कितना प्रयास किया गया, ठीक है, इसे मिटाने का। तो एक और जो सामाजिक रूढ़ियां थी उनसे मुक्ति की वकालत हो रही थी इस दौर के कवियों ने। जो द्विवेदी युग में बात थी उसको और विस्तार दिया और मुक्ति की बात की सामाजिक रूढ़ियों से, और दूसरी ओर किससे बात की, किससे मुक्ति की बात की, विदेशी पराधीनता से। क्योंकि यहां तक आते आते अंग्रेजों का चरित्र पूरी तरह से क्या हो गया था, लगभग स्पष्ट हो गया था कि ये हम पे शासन कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और हमारी समस्याओं की जिम्मेदारी, गहरी जिम्मेदारी, हमारी समस्याएं जो भी आज हमारे देश के सामने खड़ी हैं, उसका बड़ा कारण यह है कि हम पर विदेशियों का क्या है, शासन है।
तो नामवर सिंह की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा इस संबंध में मानी जा सकती है। अब कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति है जिसमें एक ओर सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, और साथ ही साथ कवि जीवन के प्रति राग रंग और प्रेम का भाव इस दौर की कविताओं में अभिव्यक्त कर रहे हैं। लोगों के मन में प्रकृति का सहारा लेकर, प्रेम का सहारा लेकर, सौंदर्य का सहारा लेकर जीवन के प्रति राग रंग जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये छायावाद की मूल भावभूमि हो गई। आगे बात समझ में स्पष्ट है? आया कि नहीं समझ में? ठीक है। अब दो तीन बातें जो कि पहले भी हो चुकी, लेकिन अगर आप समराइज करें अगर कि छायावाद का आगमन क्यों हुआ, छायावाद के उदय के कारण क्या क्या थे, ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं कि छायावाद के उदय के कारण क्या थे। तो इसका पहला कारण तो यही आएगा, द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया में छायावाद का आगमन हुआ। इस पे अभी हमने खूब बातचीत कर ली है, ठीक है, पर फिर भी एक लाइन में बता देता हूं कि द्विवेदी युगीन कविता जो क्या थी, वर्णन प्रधान थी, उपदेश मूलक थी, ठीक है, और इतिवृत्तात्मकता थी उसमें। हालांकि वह लोकप्रिय कविता थी और अपने समय की समस्याओं का चित्रण कर रही थी, लेकिन उस दौर की कविताओं में व्यक्ति की जो निजी अनुभूतियां हैं, उन निजी अनुभूतियों के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रेम, कल्पना, ठीक है, और जिज्ञासा जैसे जो भाव थे वो बहुत कम या नहीं के बराबर देखने को मिलते थे। दूसरी तरफ जो भाषा थी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह में भी आप इस बात के बारे में मैंने बातचीत आपसे की है। दूसरी तरफ जो भाषा थी, ठीक है ना, खड़ी बोली हिंदी, वह भाषा क्या थी, एक तरह से एक खास ढांचे में बनी हुई भाषा थी, अभिधामूलक भाषा थी। जबकि छायावादी दौर के कवियों ने क्या किया, अपने निजी और विशिष्ट भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी एक नई भाषा उपस्थित की थी। तो पहला कारण था द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के स्वरूप छायावादी कविता का आगमन हुआ, ठीक है। दूसरा कारण था, आप यह देखें कि पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914 से 1918 तक। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है, छायावाद लगभग आरंभ हो रहा है। देखिए इस घटना को, तो आप सबको मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके कुछ तात्कालिक प्रभाव पड़े, ठीक है। 1917 में रूस की क्रांति भी हुई थी इसी दौरान, ठीक है। आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा या आगे चल के पढ़ेंगे। और साहित्य के विद्यार्थी को इतिहास भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप सबको मालूम ही है कि साहित्य कहाँ से निकलता है, उसी समाज से निकलता है, उसी युगीन परिस्थितियों से निकलता है, उसी पृष्ठभूमि से निकलता है जिसमें जैसा जीवन होता है। तो 1918 में जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके कुछ तात्कालिक प्रभाव पड़े। तात्कालिक प्रभाव क्या पड़े, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के क्या हुए, साम्राज्य नष्ट हुए, और जो सामंतवादी जो ढांचा था, साम्राज्यवादी जो ढांचा था, वह उस पर बहुत जोरदार हमला हुआ, और इस कारण यूरोप में कई सारे नए देश भी अस्तित्व में आए। और आगे चलकर रूस की क्रांति का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1917 में जो क्रांति हुई, ठीक है ना, जारशाही समाप्त हो गई और यूरोप के कई सारे देशों में लोकतंत्र की वापसी हुई, ठीक है ना, लोकतंत्र आया, लोग अपनी सरकार चुनने में अपनी भूमिका निभाने लगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। हमारे यहाँ क्या था, विदेशियों का शासन था ना। तो जो दुनिया में चीजें चल रही होती हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक दूसरे पे पड़ रहा होता है। तो लोकतंत्र के प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद जो तात्कालिक प्रभाव पड़ा और सामंतवादी ढांचा जो गिर गया और लोकतंत्र का आगमन होने लगा धीरे धीरे यूरोप के कई सारे देशों में, इस बात का प्रभाव भारतीय समाज पर भी पड़ा, भारतीय चिंतन पर भी पड़ा, भारतीय जनमानस पर पड़ा। और आप देखें कि इसी दौरान 1917 में महात्मा गांधी का भारत की राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप हो चुका था। 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह में क्या हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। और चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने की वजह से अब क्या था, जो कांग्रेस थी वह कांग्रेस सिर्फ शहर के शिक्षित वर्ग तक ही सीमित न रहकर गांव के जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो सामान्य जनता थी, वहां तक भी कांग्रेस की पकड़ क्या होने लगी, पहुंचने लगी थी। यानी कि व्यापक स्तर पर पूरे देश के लोग उस महान जन आंदोलन से जुड़ने के लिए तैयार हो रहे थे
जिसकी पृष्ठभूमि पहले से क्या हो रही थी, रची जा रही थी, यानी कि विदेशी पराधीनता से मुक्ति के पृष्ठभूमि। आई बात समझ में। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव और गांधी के सक्रिय आगमन से भी एक भावबोध जो जाग रहा था समाज में, उस भावबोध का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा और छायावाद ने उस समाज में जो चीजें चल रही थी, जो स्थिति बन रही थी, उसको अपनाया और कविता में उसे अपनाकर लोगों के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। तो दूसरा कारण था वह सामाजिक, राजनैतिक और वैश्विक परिस्थिति, जिस वैश्विक परिस्थिति के प्रभाव से छायावादी दौर के जो कवि थे वह अर्थबोध ग्रहण कर रहे थे, प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे और छायावाद की कविता को क्या कर रहे थे, छायावादी कविता का स्वर और अधिक बुलंद कर रहे थे। आई बात समझ में। इसके अतिरिक्त ठीक है, पुनर्जागरण से जो प्रेरित यूरोप के जो स्वच्छंदतावादी साहित्यिक आंदोलन थे, उन साहित्यिक आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ रहा था, जिसमें कि कीट्स, वायरन, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आदि जो महान कवि थे, उन महान कवियों ने जिस तरह से उन महान कवियों का जो लेखन था और जो विचार था, उस विचार से भी छायावादी दौर के कवि क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, भारत में क्या था, महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य तमाम तरह के जो समाज सुधारक थे, जो विचारक थे, जो सक्रिय राजनीति में जो जिनका एक बड़ा योगदान था, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपको बाल गंगाधर तिलक हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनके विचार क्या थे, ये अपने विचारों को आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय जागरण के स्तर पर लोगों को संदेश दे रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन व्यक्तित्वों का भी जो प्रभाव था, इनके जो संदेश थे, इसका भी प्रभाव इस समय पड़ा और छायावादी दौर के कवियों ने, जो समाज सुधारक थे, जो राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, जो विचारक थे, उन विचारकों के का जो भावबोध था, उस भावबोध से भी उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया और छायावादी दौर की कविताओं में उसे क्या किया, प्रस्तुत किया। इन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि छायावाद की कविता का आगमन हुआ या छायावाद की कविता को क्या मिला, विस्तार मिला। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो छायावादी दौर के कवियों की रही, वह यह कि इन कवियों ने यह महसूस किया कि लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है कि पहले उनके लिए जीवन के प्रति प्रेम जगाया जाए, प्रेम का संचार किया जाए। ठीक है, कोई आपको मारने आता है तो आप उससे लड़ते हैं या आप अपनी रक्षा करते हैं, क्यों? कि आपको खुद से क्या है, प्रेम है, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। तो आप अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, अपने आप से आपको प्रेम है, इसलिए आप क्या करते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं। यही प्रेम, यही भावबोध जगाने का प्रयास छायावादी दौर के कवियों ने किया, प्रकृति का सहारा लिया, कई सारे उपालंब रचे और अन्य प्रकारों से विविध विविध रंगों में, विविध विविध रूपों में लोगों के भीतर प्रेम का संचार किया और जागृत लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने समूची प्रकृति को एक विषय के रूप में चुना, एक माध्यम के रूप में चुना और अपनी संवेदना का क्या किया, विस्तार किया। याद करिए प्रसाद की एक बहुत ही प्रिय कविता, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। देखने में तो लगता है कि यह कविता ऐसे है कि जैसे कि कवि कह रहा है कि तारे, आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, यानी कि सुबह होने को है और तुम कब तक सोए रहोगे। सखी एक दूसरी सखी से कहती कि तुम सोई हो, उधर तारे जो हैं, ठीक है, आकाश रूपी तालाब में तारे रूपी जो घड़े हैं वो क्या है, डूब रहे हैं, यानी कि सुबह आने को और तुम सोए हो। कहने का मतलब यह है कि आजादी का उज्जवल आकाश अब दिखाई दे रहा है, हम बहुत दूर नहीं है और हमें सोना नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, जागते रहना है। तो अलग अलग तरह से लोगों को जागृत करने का प्रयास छायावाद के दौर के कवियों ने किया। तो कुल मिलाकर संवेद स्वर में आप यह कह सकते हैं कि छायावादी कविता द्विवेदी युग की कविता के बाद हिंदी कविता के इतिहास की उस हिंदी कविता के इतिहास की वह काव्यधारा है जिसमें एक ओर हम सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति चाहते थे और दूसरी ओर हम विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ इस दौर के कवियों ने लोगों के मन में जीवन के प्रति राग, रंग और प्रेम का भाव जगाने का प्रयास किया, कल्पना का सहारा लिया और
प्रकृति के बहाने से लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन जीते हुए, जीवन से प्रेम करते हुए समाज के लिए आगे आना और राष्ट्र के लिए आगे आना और विदेशी पराधीनता से मुक्त होने में अपनी अपनी भूमिका निभाने का संदेश इस दौर के कवियों ने दिया। तो ये था कुल मिलाकर के छायावाद। आई बात समझ में? समझ गए आप लोग?